Good morning, students. My name is Rajesh Chorosya. Today we are discussing about the class 9, chapter number 9, force and Newton's law of motion. So, about the basic of the force, we already discussed about in class 8th. And जो न्यू चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट द न्यूटन्स लॉ. तो देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द न्यूटन्स लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ. तो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. ठीक है. और सेकंड जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम है उसको डिराइव करेंगे. ठीक है, हमने पढ़ा था क्लास 8 में. और थर्ड लॉ जो होता है हमारा एक्शन एंड रिएक्शन रिएक्शन ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ऑफ द फोर्स जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था. ठीक है, तो फर्स्टली क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द फोर्स. फोर्स होता क्या है. तो फोर्स क्या होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है. फोर्स इज अ एक्सटर्नल एफर्ट विच कैन चेंज द डायरेक्शन, मोशन, शेप, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश. तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा, लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इस पे जब भी फोर्स अप्लाई होगा तो या तो पुश की फॉर्म में होगा या फिर पुल की फॉर्म में. पुश या पुल की फॉर्म में, इन ये दो कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी. कोई भी फोर्स होगा या तो पुश करेगा या फिर पुल की फॉर्म में होगा. ठीक है, तो देखो मोशन क्या क्या इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऑब्टेन कर सकता है, डन कर सकता है. ठीक है, ये क्या क्या इफेक्ट जनरेट हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स के थ्रू. तो देखो क्या क्या हो सकते हैं, शेप शेप चेंज हो सकती है, शेप या साइज. ठीक है, स्पीड चेंज हो सकती है, स्पीड या मोशन. ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है. ठीक है, स्पीड जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो मोशन कर रहा है तो फास्ट, या फास्ट कर रहा है तो स्लो, या फिर रेस्ट कंडीशन में है तो मोशन में आ सकता है, और मोशन में है तो रेस्ट कंडीशन में आ सकता है फोर्स के थ्रू. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स के थ्रू हो सकते हैं. अब देखो क्वेश्चन विल कम कि कौन सा इफेक्ट फोर्स के थ्रू नहीं होगा. तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास मास होगा वो कभी भी फोर्स के थ्रू तो क्या चेंज नहीं हो सकता, मास. फोर्स कैन नॉट चेंज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मास, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का देखो शेप साइज सब कुछ चेंज कर सकते हैं बट उसका मास चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो क्या चेंज नहीं होगा, मास. ये चीज़ ध्यान रखना. तो देखो अब ये हो गया हमारी फोर्स की डेफिनेशन. तो देखो अब इसमें भी क्या डिफाइन कर, ए फोर्स इज एफर्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन. इट कैन चेंज an object's direction and velocity. Force can also change the shape of an object. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फोर्स चेंज कर सकता है बट क्या चेंज नहीं कर सकता, मास को. ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी. अब देखो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है, फोर्स फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. तो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. अब देखो मास मास क्या होता है, ये आप नंबर ऑफ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, या क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल, उसी को हम क्या बोलेंगे, मास. ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब पर सेकंड किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन. तो देखो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया तो किसी न किसी मास पे किया. ठीक है, और उसमें कितना एक्सेलरेशन हुआ तो वही क्या होता है, फोर्स. ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन को आप जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया आपने. तो इसको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन को, और या फिर किलोग्राम इंटू मास पर सेकंड स्क्वायर को, इसको बोलते हैं अपन न्यूटन. ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, फोर्स की. तो फोर्स को हम फोर्स
तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी भाई, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, न्यूटन। मतलब जैसे कि डिस्टेंस को हम मीटर में, स्पीड को मीटर पर सेकंड में, उसी तरह से फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था, न्यूटन ने। तो उन्होंने अपने नेम पे इसकी यूनिट दी थी कि, और इसको डिनोट किया जाता है एन से। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, एन से। चलो ये चीज़, तो ये तो कौन सी हुई, एसआई यूनिट। अब सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस देखो, एफ बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम। मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम। और एक्सेलरेशन की क्या होती है, देखो सीजी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, डायन। क्या बोला जाता है, डायन। ठीक है, और यही डायन ही क्या होती है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, डायन। तो देखो अब 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डायन। ये चीज़ ध्यान रखना, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डायन। अब देखो, अब हम करेंगे फोर्स को क्लासीफाई। तो फोर्स को किस तरह क्लासीफाई, हमने 8th में भी किया था क्लासीफाई। तो वी क्लासीफाई द फोर्स अकॉर्डिंग टू व्हेन 2 and more than 2 फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर 2 या मोर देन 2 फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम फोर्स को क्लासिफाई करते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस। ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर 2 and more than 2 फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस। ठीक है, और जब कोई जहाँ पर और अकॉर्डिंग टू फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम 2 टाइप से कॉन्टेक्ट फोर्स, ये हमने 8th में बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफाई किया था, और नॉन कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स। और नॉन कॉन्टेक्ट में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें मेनली हमें, ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कस करना है, और फिर इसके बाद हमें न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, चलो, तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, यदि मैं बात करूँ बैलेंस फोर्स, तो देखो बैलेंस फोर्स का मतलब ही क्या होता है, कि मतलब जो भी फोर्स उस पर लग रहा है वो सब क्या है, बैलेंस है। लेट अस कंसीडर, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर इधर से मैंने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, और इधर से भी मैंने अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन अप्लाई किया। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इधर से भी 20 न्यूटन लग रहा है और इधर से भी 20 न्यूटन लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बैलेंस। ठीक है, बट तो अब देखो, बैलेंस फोर्स की कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट कंडीशन होगा। मतलब इसका नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स की यदि मैं बात करूँ तो 20, इसको मान लो मैंने प्लस ले लिया, तो इसको माइनस, तो 20 - 20 कितना हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा। ठीक है, अब देखो, अब लेटेस्ट कंसिडर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स और अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन से, तो अब ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हो गया क्या, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इस पर अनबैलेंस फोर्स
वर्क कर रहे हैं। तो अब देखो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, कितना 5 न्यूटन ज़्यादा। तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस वाली डायरेक्शन में, कितने कितने मैग्नीट्यूड के साथ, 5 न्यूटन के साथ। और आपको ये पता है ना कि भाई फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो ठीक है, तो यदि नेट फोर्स की वैल्यू हमें 0 मिल रही है तो दैट मीन्स फोर्स क्या होगा, बैलेंस फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, बैलेंस। और इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट कंडीशन, ठीक है। और अनबैलेंस मतलब किसी न नेट फोर्स की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी, और जिस डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वही उस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। कि जैसे कि आपने देखा होगा टग ऑफ वॉर देखा है, खेला भी होगा। देखो इसमें, अब देखो ये एक रोप है, देखो इसके ऊपर यहाँ पे हम कोई भी कपड़ा वगैरह, क्लॉथ वगैरह को बाइंड कर देते हैं, या फिर यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इधर से दोनों तरफ से 300 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो बताओ इस रोप के ऊपर, अब ये जो यहाँ पे जो भी क्लॉथ वगैरह जो जो भी हमने मार्क किया है वो उसी प्लेस पे रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, 300 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब लेटेस्ट कंसिडर, इधर से मैं एक और पर्सन को ऐड कर देता हूँ, वो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया कर रहा है। तो अब बताओ फोर्स कौन सा होगा, अब फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस, क्योंकि इधर से अब कितना हो गया, 400। अब इधर से क्या हो गया, अब इधर से देखो, अब इधर से क्या हो गया, इधर से 400 हो गया, और इधर से क्या हो गया, 300। तो क्या हो गया, अब अनबैलेंस फोर्स हो गया, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट ये जो रोप होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, बिकॉज 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम, तो यदि हमें नेट फोर्स की वैल्यू क्या मिले, 0, नेट फोर्स क्या मिले, 0, नेट फोर्स की वैल्यू क्या मिले, 0, तो दैट मीन्स वो कौन सा होगा, बैलेंस फोर्स। और नेट फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा, 1 2 3 4, तो वो कौन सा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होगा, मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होगा तभी उस पर बैलेंस फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं होता। देखो कोई ऑब्जेक्ट, मान लो लेट अस कंसीडर कोई व्हीकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पर भी क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स लग सकता है, ठीक है। तभी तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, बस एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तभी बैलेंस फोर्स अप्लाइड होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव मूव होगा तब भी उस पर कौन मतलब बैलेंस फोर्स अप्लाई हो सकता है, बस कंडीशन क्या होगी कि वो उसी स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपके बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेट फोर्स समझ में आ गया ना आपका, नेट फोर्स क्या होता है, जिधर जैसे कि इधर देखो, नेट फोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ। देखो इधर 5 न्यूटन मतलब 10 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस डायरेक्शन में कितना हो रहा है, 7 न्यूटन। तो अब देखो नेट फोर्स की वैल्यू किधर मिल रही है हमें, इस डायरेक्शन में, कितनी कितनी मिल रही है, 10 - 7, कितनी मिल रही है, 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन के फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मतलब नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3 न्यूटन, ठीक है। तो ये होता है नेट फोर्स। अब देखो इस चैप्टर में लेटेस्ट, अब जो मेन है इस चैप्टर में वो न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। क्या है, न्यूटन्स लॉ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूटन्स लॉ। हम इसमें हमने अभी डिस्कस किया था कि कितने लॉ के बारे में डिस्कस करें, न्यूटन के कितने लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे हम, 3 लॉ के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या होता है, मोशन का। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इसको इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो क्वेश्चन वेलकम, व्हाट इज द इनर्शिया, इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया देखो मास पे डिपेंड होता है, टोटली किस पे डिपेंड होता है, मास। तो मतलब
ये मतलब इनर्शिया को हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, मास के थ्रू। किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। इनर्शिया मतलब कैसे, जैसे कि मान लो 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और एक है 100 kg का, ठीक है, एक है 100 के। अभी बताओ कि हमें किसी 100 kg के ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या 5 kg के। 100 kg, तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, मतलब उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा पोजीशन को चेंज करने में, ठीक है। तो इन तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इनर्शिया किसके थ्रू मेजर करते हैं, पर मास के थ्रू। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की यदि हमें पोजीशन चेंज करनी है तो यदि उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लो क्या, और चलो एक बार मैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स का टाइप्स होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्यों लगता है, क्योंकि सरफेस क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, सरफेस की क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लगेगा, जिस भी डायरेक्शन में, जैसे कि मान लो मैं इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। कैसे लगेगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस, इस सरफेस के टेंजेंशियल, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है। तो देखो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग फोर्स। हमेशा क्या, कौन सा फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स। ये क्या करता है, अपोज करता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उनको क्या करता है, अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग फोर्स विच इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस। तो ये दो बॉडी होती है, इनके बीच में जो हम जो फोर्स लगाएंगे तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होता है, होगा। तो उस रिलेटिव मोशन को क्या करता है, ये अपोज करता है, मतलब उस मोशन को नहीं होने देता। वही क्या, वही हिडन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जो इसको इस डायरेक्शन में मूव नहीं होने दे रहा, वो क्या कर रहा है, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना उसको अपोज कर रहा है, किस डायरेक्शन में, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या होगी, वही न्यूटन। तो इस वर्ड में जितने भी फोर्स है सभी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ठीक है। और ये हमने 8th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।